नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मौज बहार में होंगे। तो हमारी पुस्तक का आज आखिरी भाग, पुरुष क्यों नहीं सुनते और महिलाएं क्यों नहीं समझती, का शुरू करने जा रहे हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं भाग 11, एक अलग भविष्य की ओर। कहा जाता है कि पुरुष होना बहुत अच्छा है, क्योंकि आप पत्थरों से मारे जाने के भय के बिना ट्यूनीशिया में अर्धनग्न अवस्था में घूम सकते हैं। आपके लिए अपनी चीजों के ठिकानों को याद रखना जरूरी नहीं होता। आप अपने जार खोलकर बिल्डर्स के सामने केला खा सकते हैं। महिला होना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपने कपड़े खुद खरीद सकती हैं, बिना किसी परेशानी के अपनी टांगों को मोड़ सकती हैं। और अगर आप किसी सार्वजनिक जगह पर पुरुष को थप्पड़ रसीद करती हैं, तो हर कोई सोचता है कि आप ही सही होंगी। पुरुष होना अच्छा है, क्योंकि आप बिना किसी शर्मिंदगी के खीरे और लौकी खरीद सकते हैं। स्त्री व पुरुष अलग हैं, न बेहतर न बदतर, लेकिन वे अलग हैं। विज्ञान यह जानता है, लेकिन राजनीतिक रूप से सही बात कहने वाले इसे नकारने के लिए सब कुछ करते हैं। सामाजिक व राजनीतिक दृष्टिकोण कहता है कि स्त्री व पुरुष के साथ बराबरी का बर्ताव किया जाना चाहिए, जो कि इस अजीबोगरीब मान्यता पर आधारित है कि वे दोनों एक जैसे हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वे एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं। स्त्री व पुरुष वास्तव में क्या चाहते हैं? कई शताब्दियों बाद भी आधुनिक पुरुषों के लिए कुछ खास बदलाव नहीं आए हैं। आज भी 87% पुरुषों का कहना है कि उनकी जिंदगी में काम सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और 99% का कहना है कि उन्हें बढ़िया सेक्स की चाहत है। हालांकि आधुनिक महिलाओं की प्राथमिकताएं उनकी मां और दादी नानी से काफी अलग हैं। कई महिलाओं ने कामकाज का चुनाव किया है, क्योंकि वे उन सभी चीजों को चाहती हैं जो पुरुषों के पास है: पैसा, इज्जत और ताकत। अध्ययन दिखाते हैं कि कामकाजी महिलाओं को भी अब पुरुषों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। हृदय संबंधी समस्याएं, अल्सर, तनाव और समय पूर्व मृत्यु। 1/3 से अधिक महिलाओं को तनाव के कारण हर वर्ष 9 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। 44% कामकाजी महिलाओं का कहना है कि उनका काम ही उनके तनाव का सबसे बड़ा स्रोत है। एक निजी ब्रिटिश स्वास्थ्य बीमा कंपनी BUPA और स्वास्थ्य पत्रिका टॉप सांटे द्वारा 5000 महिलाओं पर किए गए एक सर्वेक्षण में 66% महिलाओं का कहना था कि अतिरिक्त काम उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। अधिकतर महिलाओं का यह भी कहना था कि अगर पैसा कमाना जरूरी नहीं होता तो वे घर में चैन से बैठती और गृहिणी बनकर रहती। केवल 19% का कहना था कि उन्हें वास्तव में कामकाजी महिला बनना पसंद है। ऑस्ट्रेलिया में हुए इसी प्रकार के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि 18 से 65 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं में केवल 5% के लिए कामकाज उच्च प्राथमिकता थी, जबकि सभी महिलाओं के अनुसार मातृत्व उनकी पहली पसंद था। 31 से 39 आयु समूह में 60% महिलाओं का कहना था कि मातृत्व उनकी पहली पसंद था, जबकि 2% की पसंद कामकाज करना था। 18 से 30 आयु वर्ग की 31% महिलाओं के लिए प्रथम प्राथमिकता मातृत्व था, और कामकाज को तरजीह देने वाली महिलाओं का प्रतिशत 18 था। हर आयु वर्ग में 80% महिलाओं के लिए पारंपरिक परिवारों में बच्चों का पालन पोषण करना उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर था, जिससे यह पता चलता है कि महिलाओं के रवैये पर मीडिया के तमाम प्रचार व नारीवादी आंदोलन का उतना ज्यादा असर नहीं पड़ा जितना कि पहले माना जाता था। आधुनिक महिलाओं के लिए जीवन मूल्य व प्राथमिकताएं वही हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। नाटकीय अंतर इतना है कि 93% आधुनिक महिलाओं का कहना है कि आर्थिक स्वतंत्रता उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और 62% महिलाएं राजनीति में ज्यादा ताकत चाहती हैं। अन्य शब्दों में कहें तो वे पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। जहां तक महिलाओं के निजी जीवन का सवाल है,
केवल 1% महिलाओं के लिए सेक्स पहली प्राथमिकता था, 45% के लिए विश्वास और 22% के लिए सम्मान पहली प्राथमिकता था। केवल 20% महिलाओं का मानना था कि उनका यौन जीवन बहुत शानदार था, जबकि 63% का कहना था कि उनका साथी बढ़िया प्रेमी नहीं था। यहाँ प्रमुख बात यह है कि मातृत्व अब भी महिलाओं की सूची में उन चीजों में सबसे ऊपर है जो उसे सबसे अधिक संतुष्टि देती है। बहुत सी कामकाजी महिलाओं का कहना है कि वे पैसे के लिए काम करती हैं और इनमें से अधिकतर शहरों में रहती है, जहां जिंदगी बिताने के लिए दो लोगों की आमदनी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लगा कि कई महिलाओं का यह मानना है कि बच्चों को भोजन कराने, कपड़े मुहैया कराने व शिक्षा देने का काम उनका पालन पोषण करने से अधिक महत्वपूर्ण है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बच्चों को पालने पोसने के काम में अधिक आनंद आता है। अधिकतर पुरुष दादा नाना बनने तक इस बात का महत्व नहीं समझ पाते। व्यावसायिक चयन। कुल मिलाकर पुरुषों के लिए व्यावसायिक विकल्पों में बहुत अंतर नहीं आया है। स्थानिक विषयों से जुड़े कामकाज आज भी उनकी पहली पसंद है। पारंपरिक रूप से महिलाओं के कामकाज माने जाने वाले क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या बड़ी है, लेकिन इन पुरुषों पर किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उनके मस्तिष्क की संरचना एक हद तक महिलाओं से मिलती जुलती है। हेयर ड्रेसिंग और रचनात्मक कलाओं में यह स्पष्ट होता है, जबकि काउंसलिंग व शिक्षण में यह कम स्पष्ट होता है। महिलाओं के लिए हालांकि हालात बदल चुके हैं। अमेरिका में 84% महिलाएं कामकाजी हैं और संचार व सेवा क्षेत्रों का हिस्सा बन रही हैं। पश्चिमी जगत में सभी ने नए व्यवसायों के आधे से लेकर 2/3 हिस्सों में महिलाओं का स्वामित्व है और 40% से अधिक कार्यकारी, प्रशासन तथा प्रबंधन पदों पर महिलाएं कार्यरत हैं। यदि आप पारंपरिक पुरुष पदानुक्रम में कार्यरत महिला हैं, तो आपके पास दो विकल्प हैं: पद छोड़ दें या फिर मर्दाना बन जाएं। पारंपरिक पुरुष पदानुक्रम में महिलाओं को अब भी अपने काम के शीर्ष पर पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं, अधिकतर महिलाओं को इन पदों की चाहत है भी नहीं। अधिकतर राजनीतिक प्रणालियों में 5% से कम महिलाएं हैं, जबकि वे 50% मीडिया कवरेज पाती हैं। यदि आप पारंपरिक पुरुष पदानुक्रम में काम कर रही हैं, तो सफलता के लिए आपके पास दो विकल्प मौजूद हैं। एक है उस काम को छोड़कर दूसरे किसी काम में लगना जिसमें महिलाओं के साथ उचित बर्ताव होता हो, जबकि दूसरा है पुरुषों जैसा बर्ताव करना। पुरुषोचित होने से अब भी अवसरों के द्वार खुल जाते हैं और अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो महिलाएं पुरुषोचित लिबास पहनती हैं, प्रबंधन पदों पर उनके चुने जाने के अवसर उन महिलाओं के मुकाबले बेहतर होते हैं जो नारी सुलभ शैली के पहनावे को अपनाती हैं। यह तब भी होता है जबकि किसी महिला के हाथ में यह निर्णय हो। साक्षात्कार लेने वाले पुरुष भी ऐसे उम्मीदवारों को पसंद करते हैं जिन्होंने इत्र ना लगाया हो। कामकाज का महिलाकरण। पदानुक्रम में सबसे ऊपर पहुंचने के लिए लोगों को प्रेरित करने में पौरुष संबंधी विशेषताएं और मूल्य उत्तरदायी होते हैं, लेकिन अब वहां बने रहने में स्त्री सुलभ मूल्य तेजी से एकमात्र रास्ता बनते जा रहे हैं। पारंपरिक रूप से अधिकतर संगठन पुरुष पदानुक्रम द्वारा नियंत्रित किए जाते रहे हैं, जिसमें एक प्रधान पुरुष नेता होता है जिसका सिद्धांत था, मेरा अनुकरण करो वरना। आज के दौर में ऐसे संगठन तेजी से दुर्लभ होते जा रहे हैं, जैसे कि स्कूल का धौंस मारने वाला लड़का जो ऐसे समय में सबसे ऊपर वाले स्थान पर पहुंचा था जब बाहुबल को बुद्धिमानी से ज्यादा इज्जत दी जाती थी। आज जबरदस्त ढंग से उसका तिरस्कार किया जाता है। चोटी पर पहुंचने वाले व्यक्ति को मर्दाना प्राथमिकताओं को समझना होगा, लेकिन अब मूल्यों की नारी सुलभ प्रणाली समूची व्यवस्था के कुशलतापूर्वक तालमेल के साथ
और परिणाम स्वरूप सफलतापूर्वक चलने के लिए बेहतर ढंग से अनुकूल है। सबसे उच्च स्तरों पर पुरुषोचित मूल्यों पर जोर देने में से आंतरिक सत्ता संघर्ष होने लगती है। किसी सहमति पर ना पहुंचने की स्थिति में सभी लोग अकेले चलो का रास्ता अपनाते हैं। बेहतरीन बनने व दिखने की होड़ में पहल करने या फिर सहज ज्ञान जैसी बातों के लिए कोई जगह नहीं है, और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि नई रणनीतियों या पाशवीर्य तरीकों से नई वृद्धि व विकास को प्रोत्साहन मिल सकता है। दूसरी ओर नारी सुलभ मूल्यों से मिलजुल कर काम करने, सहयोग और परंपरा निर्भरता को बढ़ावा मिल सकता है, जो किसी संगठन की रणनीति क्षमताओं और मानव संसाधनों के अधिक अनुकूल हो सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी पुरुष को स्त्री जैसा होना चाहिए या फिर महिला को पुरुषोचित होने की जरूरत है, लेकिन यह जरूर है कि स्त्री पुरुषों को यह समझना चाहिए कि ऊपर तक पहुंचने के सफर में अलग अलग समय पर हर लिंग का तरीका महत्वपूर्ण है। लड़कों का क्या करें? हर जगह स्कूल में लड़के नाकाम हो रहे हैं, यानी उन्हें लड़कियों के अलग शिक्षा की जरूरत है। पश्चिमी दुनिया में स्कूल से निकालने जाने वाले लड़कों की संख्या 80% से 90% तक है। लगभग सभी अति सक्रिय बच्चों में लड़के ज्यादा होते हैं और लड़कियों में यह स्थिति बहुत दुर्लभ होती है। जो विषय उनके अनुकूल नहीं है उन्हें छोड़ने के बजाय लड़के स्कूल ही छोड़ देते हैं और अधिकतर सामाजिक अपराधों में उनका हाथ होता है। एक और जहां कंप्यूटर पर मेल लिखने और उसे एक दूसरे को भेजने के लिए लड़कियों की तारीफ की जाती है, वहीं स्कूल कंप्यूटर कोड का पता लगाने और इंटरनेट पर एक्स रेडिट तस्वीरों का ठिकाना ढूंढने के लिए लड़कों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कुल मिलाकर स्कूली शिक्षा के कई क्षेत्रों में लड़कों का प्रदर्शन खराब रहा है। ऐसे पुरुष शिक्षण कार्य छोड़ चुके हैं जो लड़कों के लिए अनुकरणीय हो सकते हैं, और प्राथमिक स्कूलों में शिक्षण में अब महिलाओं का प्रभुत्व है। जो थोड़े बहुत पुरुष इस क्षेत्र में बचे हैं उन्होंने भी महिलाओं के तौर तरीके अपना लिए हैं। प्रतियोगिता का स्थान आपसी सहयोग ने ले लिया है। दुनिया के कष्टों के प्रति सहानुभूति रखने ने तथ्यों को याद करने की जगह ले ली है, और धौंस मारने वाले शिक्षकों को अब सौम्य समन्वयक बनने के लिए फिर से प्रशिक्षित किया गया है। यह सब बहुत ध्यान रखने वाला व मिल बांटने वाला बन गया है। अनुशासन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और अच्छाई को अपना लिया गया है। लड़कों के लिए कुछ नहीं बचा है और उनके सामने पुरुषोचित गुणों का कोई आदर्श नहीं है। इसका एक हल केवल लड़कों के स्कूल या फिर केवल लड़कों की कक्षाएं और पुरुष आदर्शों को शिक्षण क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। हम डराने धमकाने या छड़ी से पीटने के पुराने दिनों में लौटने का सुझाव नहीं दे रहे। लड़कों को सम्मान, सहिष्णुता और सहयोग का महत्व सिखाने की जरूरत है, लेकिन उन्हें प्रभुत्व, अनुशासन, प्रतियोगिता और मर्दाना आदर्श दिखाने की भी जरूरत होती है। शिक्षा के नारीकरण ने लड़कों को दो समूहों में बांट दिया है: कोमल सौम्य किस्म के लड़के और अनुशासनहीन, बदमाश व स्कूल छोड़ने वाले लड़के। लड़कों के लिए कोई अनुकरणीय आदर्श नहीं है। लड़कियों के लिए ऐसी महिलाओं की कमी नहीं जो अनुकरणीय हो, क्योंकि अधिकतर महिलाएं अब भी नई पीढ़ियों के सामने स्नेह, संवाद और परवरिश के आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं। एल मैकफर्सन, बारबरा स्ट्राइसैंड, हिलेरी क्लिंटन, स्वर्गीय प्रिंसेस डायना व मैडोना जैसी महिला आदर्शों ने दृढ़ आग्रह व यौन स्वतंत्रता जैसे मर्दाना गुण प्रदर्शित किए और साथ ही पालन पोषण वाला विशिष्ट महिला व्यवहार का आदर्श भी रखा। आयरन लेडी कहलाने वाली मार्गरेट थैचर को किसी मानव त्रासदी या नुकसान की स्थिति में अपने नारी सुलभ पक्ष को दिखाने में कभी कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन लड़कों के सामने अब पुरुष आदर्शों की कमी है। पहले क्लार्क गेबल, जेम्स डीन और जेम्स बॉन्ड जैसे आदर्श हुआ करते थे जो बेहतरीन पुरुष विशेषताओं को प्रदर्शित करते थे,
लेकिन वे शिष्टाचार, शालीनता, महिलाओं के प्रति सम्मान के मामले में भी अनुकरणीय थे। इन आदर्शों का स्थान अब सिल्वेस्टर स्टेलन, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ब्रूस विलिस और जॉन-क्लॉड वैन डैम जैसे लोगों ने ले लिया है, जो अपनी समस्याओं के हल के लिए हिंसा का इस्तेमाल करने वाले किरदार निभाते हैं और बिना कोई परवाह किए अन्य लोगों की संपत्ति पर तबाही मचाते हैं। या फिर ह्यू ग्रांट जैसे कमजोर किरदार हैं जो पुरुषों के बजाय महिला बर्ताव को प्रदर्शित करते हैं। अब हर 5 में से 4 प्राथमिक शिक्षक महिलाएं हैं और ज्यादा से ज्यादा लड़कों का पालन पोषण अकेली माएं कर रही हैं। किसी महिला के लिए दरवाजा खोलने जैसे पुरुषों की विशेषता अपनाने वाले पुरुष पर लैंगिकवादी पुरुषों को श्रेष्ठ मानने वाला या आक्रामक होने का आरोप लगा सकता है। खेल नायक। बहुत से लड़कों के जीवन में बुजुर्ग पुरुष आदर्श अब नहीं रहे और इसने नए आदर्शों यानी खेल नायकों का रास्ता साफ कर दिया है। लगभग 200 वर्ष तक खेल के 2 उद्देश्य रहे। एक, युवा पुरुष अपने टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल कर सकें जिससे समूचे समुदाय को फायदा हुआ। दूसरा, युवाओं को ऐसे हुनर व मूल्य सिखाना ताकि वे सफल वयस्क बन सके। नीति व निष्पक्षता का महत्व। टीम में खेलने वाला, अच्छा खिलाड़ी होना और निजी व टीम के लक्ष्यों को पाने के सिद्धांत युवा पीढ़ियों तक पहुंचाए गए। खिलाड़ियों को सोच विचार व अन्य खिलाड़ियों का सम्मान करना सिखाया गया और खिलाड़ियों को खेल से ज्यादा अहम माना गया। 1980 के दशक में हालांकि अधिकतर खेल गतिविधियां पैसे से नियंत्रित होने लगी और खिलाड़ियों को अपनी स्थानिक क्षमताओं, हिट करने, किक करने या किसी लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए आश्चर्यजनक रूप से बड़ी रकम मिलने लगी। आज के अधिकतर खेलों में खेल खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा अहम बन गया है। किसी के प्रति रोष, हिंसा, आक्रामकता, अभिमान और घृणा का इतना बड़ा प्रदर्शन खेल के मैदान के अलावा आपको कहीं और कहां देखने को मिल सकता है। पिछली पीढ़ियों में खेल का इस्तेमाल चरित्र बनाने के लिए किया जाता था और खिलाड़ी का कल्याण सर्वोच्च था, क्योंकि पैसा कभी कोई मुद्दा ही नहीं था। आज जब पूरा झुंड गेंद को लकीर के पीछे धकेलता है तो खेल के मैदान में खिलाड़ियों को कुचलकर अपमानित, निराश, हतोत्साहित या अधमरा छोड़ दिया जाता है और हर किसी को पैसा मिलता है। खेल के बाद क्लबों व होटलों में युवा खिलाड़ी अशिष्ट बर्ताव करते, नशे में चूर होते व बाकी लोगों का अनादर करते दिखाई देते हैं। अंपायरों से मारपीट व अपने प्रतिद्वंदी के कान काट लेने को कई खेल प्रशंसक हास्यकर मानते हैं। खेल नायक के रूप में ने खेल के प्रति दीवाने देशों के युवाओं के सामने अनिष्टकारी आदर्श रखे हैं। पॉप स्टार्स की तरह एक दिन वे अज्ञात होते हैं और अगले ही दिन उन्हें देवता की तरह पूजा जाने लगता है, जिससे आसानी से प्रभावित होने वाले युवाओं को आधी अधूरी अकुशल सलाह मिलती है। हर तरह के सामान और उत्पाद को बेचने में खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। समाज के कई लोग, विशेषकर युवा, अब यह मानने लगे हैं कि एक व्यक्ति के रूप में उनका महत्व इस बात से जुड़ा है कि वे कितनी अच्छी तरह से गेंद को किक मार सकते हैं या किसी लक्ष्य पर निशाना साध सकते हैं। खेल के नायक से जुड़ी समस्या यूरोप में उतनी बड़ी नहीं है, जहां मुख्यतया ठंडी जलवायु होने के कारण चार दीवारी के अंदर होने वाली गतिविधियों या सांस्कृतिक आयोजनों को प्रोत्साहित किया जाता है। परिणाम स्वरूप यूरोप में बीथोवन उतने ही प्रसिद्ध हैं जितने कि माइकल जॉर्डन या डेविड बेकहम हैं। क्या यह राजनीतिक तौर पर सही है? हमने 6 देशों में सम्मेलनों में भाग लेने वाले 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों का सर्वेक्षण किया, जहां राजनीतिक रूप से सही होना राजनीतिक एजेंडे में काफी ऊपर था। हमने पाया कि 98% पुरुषों और 94% महिलाओं का मानना था कि यह अब एक दमनकारी अवधारणा बन चुका है, जो कि बिना किसी निंदा के उनके मत को व्यक्त करने की स्वतंत्रता का गला घोंटता है। लिंग के संदर्भ में राजनीतिक रूप से सही होने का मूल्य आशय लैंगिकवादी
रवैयों, भाषा, स्त्री पुरुष असमानताओं से निपटना था और महिलाओं को समान अवसर देना था। माना जाता था कि प्रभावशाली पुरुषों द्वारा महिलाओं का दमन किया जाता था, लेकिन यह स्पष्ट है कि अधिकतर लोग राजनीतिक रूप से सही होने की बात का समर्थन नहीं करते। तो क्या यह कभी काम करेगा? वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा होना असंभव है। वर्तमान अवस्था में विकसित होने से में स्त्री पुरुषों को लाखों साल का समय लगा है और राजनीतिक रूप से सही माहौल के अनुकूल होने में संभवतः उन्हें और भी लाखों साल लग सकते हैं। मानवता के सामने आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके उच्च आदर्श और व्यवहार की अवधारणाएं उनके आनुवांशिक यथार्थ से लाखों वर्ष आगे की है। हमारे जीव विज्ञान में अधिक बदलाव नहीं आया है। लड़के चीजों के साथ खेलना चाहते हैं, लड़कियां लोगों के साथ बातचीत करना चाहती हैं। लड़के नियंत्रण, प्रभुत्व और चोटी पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन लड़कियों के सरोकार नैतिकता, रिश्ते और लोग होते हैं। बड़े व्यवसायों और राजनीतिक क्षेत्र में अब भी महिलाओं की संख्या कम है, लेकिन इसका कारण पुरुषों द्वारा किया गया दमन नहीं है। बात यह है कि इन चीजों में महिलाओं की दिलचस्पी नहीं है। नियोक्ताओं के समान अवसर के अच्छे इरादों के बावजूद लड़के ऐसे कामों में जाएंगे जिनमें यांत्रिक व स्थानिक झुकाव हो, और लड़कियां ऐसे कामों की ओर प्रवृत्त होती होंगी जिनमें अन्य लोगों के साथ काम करना जुड़ा होगा। इजराइल के किबुत्सिम ने कई साल तक लड़कों व लड़कियों की भूमिका की रूढ़िबद्धता को हटाने की कोशिश की। बच्चों के कपड़े, जूते, बालों की शैली व जीवन शैली को इस तरह तैयार किया गया कि वह एक जैसी व तटस्थ रहें। लड़कों को गुड़िया के साथ खेलने, सिलाई बुनाई करने, खाना पकाने व सफाई करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और लड़कियों को प्रेरित किया गया कि वे फुटबॉल खेलें, पेड़ों पर चढ़ें व निशाना लगाने का खेल खेलें। किबुत्स का विचार था कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जो लैंगिक दृष्टि से तटस्थ हो, जिसमें दोनों लिंगों के लिए कोई कठोर नियम ना हो और हर सदस्य को समूह के भीतर बराबर अवसर मिले, वह सभी की जिम्मेदारी बराबर हो। लैंगिकवादी भाषा व वाक्यांशों जैसे बड़े लड़के रोते नहीं या नन्ही लड़कियां धूल मिट्टी से खेलती नहीं को भाषा से हटा दिया गया। किबुत्स सदस्यों का दावा था कि वे दोनों लिंगों की भूमिका को पूरी तरह से एक दूसरे से बदल सकते हैं, लेकिन असल में हुआ क्या? किबुत्सिज्म के 90 वर्ष बाद अध्ययनों में स्पष्ट हुआ कि किबुत्स में लड़कों ने आक्रामक व अवज्ञा भरा बर्ताव प्रदर्शित किया। उन्होंने शक्ति समूह बनाए, उनके बीच झगड़े हुए, उन्होंने अलिखित पदानुक्रम बनाए और सौदे किए, जबकि लड़कियों ने एक दूसरे का सहयोग किया, टकरावों से दूर रही, प्यार भरा बर्ताव किया, दोस्त बनाए व एक दूसरे के साथ चीजों की साझेदारी की। जब उन्हें स्कूल के पाठ्यक्रम व विषयों का चुनाव करने की स्वतंत्रता दी गई, तो उन्होंने अपने लिंग के अनुसार पाठ्यक्रमों का चुनाव किया। लड़कों ने भौतिकी, इंजीनियरिंग व खेलों को चुना, जबकि लड़कियां शिक्षक, सलाहकार, नर्स व कार्मिक प्रबंधन बनी। उनके जीव विज्ञान ने उन्हें ऐसी रुचियों व व्यवसायों की ओर निर्देशित किया जो उनके मस्तिष्क की सहज संरचना के अनुकूल थे। ऐसे समाजों में तटस्थ रूप से बड़े हुए बच्चों पर हुए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि माँ बच्चे के जुड़ाव को मिटाने से बच्चों में मौजूद लैंगिक अंतर या उनकी प्राथमिकताओं में कमी नहीं आती। सच तो यह है कि इससे बच्चों की ऐसी पीढ़ी बनी जिसे उपेक्षा की अनुभूति हुई व जो असमंजस में थी। ऐसे बच्चों के निराश, हताश, व्यसक बनने की संभावना अधिक थी। अंततः स्त्री पुरुषों के बीच जबरदस्त लैंगिक अंतरों के बावजूद रिश्ते चलते रहेंगे। यहाँ अधिक श्रेय महिलाओं को जाता है, क्योंकि उनमें रिश्तों व परिवार को संभालने के जरूरी हुनर होते हैं। उनमें किसी की नीयत, भाषा व बर्ताव के निहितार्थ समझने की क्षमता होती है, और इसलिए वे परिणामों का पूर्व अनुमान लगा सकती हैं या फिर किसी समस्या से बचने के लिए पहले से कदम उठा सकती हैं। यदि हर राष्ट्र की नेता कोई महिला हो तो यही बात दुनिया को एक अधिक सुरक्षित जगह बना सकती है। पुरुष शिकार करने व उसका पीछा करने
घर का रास्ता खोजने, आग को घूरने व प्रजनन करने के लिए आवश्यक क्षमताओं से लैस हैं। उन्हें आधुनिक समय में अस्तित्व के लिए नए तरीके सीखने होंगे, ठीक वैसे ही जैसे महिलाओं ने सीखे हैं। रिश्ते तब डगमगाने लगते हैं जब स्त्री पुरुष इस बात को समझने में नाकाम होते हैं कि जीव वैज्ञानिक तौर पर वे दोनों एक दूसरे से अलग हैं, और जब वे एक दूसरे से अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने की अपेक्षा करते हैं। रिश्तों में महसूस होने वाला अधिकतर तनाव इस झूठी मान्यता से आता है कि अब पुरुष व महिला समान हैं और उनकी प्राथमिकताएं, प्रेरणाएं व इच्छा एक समान है। मानव इतिहास में पहली बार हम लड़कों व लड़कियों का पालन पोषण व शिक्षण एक समान तरीके से कर रहे हैं। उन्हें सिखा रहे हैं कि वे एक समान हैं और दोनों एक दूसरे के जितने सक्षम हैं। फिर वयस्क होने के बाद शादी होने पर एक दिन अचानक उन्हें पता चलता है कि वे हर लिहाज व हर तौर तरीके से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युवाओं के रिश्ते व शादियां आज इतनी बुरी हालात में हैं। कोई भी अवधारणा जिसमें लैंगिक समानता का आग्रह किया जाता है वह खतरे से भरी है, क्योंकि वह स्त्री पुरुष से एक जैसे बर्ताव की अपेक्षा करती है, जबकि दोनों के मस्तिष्क की संरचना एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कई बार यह समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि प्रकृति ने दोनों लिंगों के बीच इतनी स्पष्ट असंगति क्यों बनाई, लेकिन यह वैसी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हमारा जीव विज्ञान हमारे वर्तमान वातावरण से बहुत अलग है। अच्छी बात यह है कि जब आप इन अंतरों के उद्गम को समझ जाएंगे, तब आपको ना सिर्फ उनके साथ रहने में आसानी होगी, बल्कि आप उन्हें संभाल सकेंगे, उनका मोल समझ सकेंगे और आखिरकार उन्हें संजो कर रख सकेंगे। पुरुषों को ताकत, उपलब्धि और सेक्स चाहिए, महिलाओं को रिश्ते, स्थिरता व प्रेम चाहिए। इसे लेकर परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। यह तो वैसा ही है जैसे कि बारिश के लिए आसमान को कोसना। बारिश को स्वीकारने से आप उससे निपटने के लिए छतरी या बरसाती लेकर चलते हैं, तो फिर वह समस्या के रूप में नहीं रह जाती। ठीक इसी तरह हमारे बीच मौजूद अंतरों के कारण रिश्ते में आने वाली मुश्किलों या टकरावों पर पहले ही विचार करने से आप उनसे अच्छी तरह निपट सकते हैं। हर रोज मस्तिष्क के स्कैन हमें इस बात की नई व रोमांचक जानकारी दे रहे हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, और उन चीजों के बारे में भी बता रहे हैं जिन्हें हम कोई महत्व नहीं देते हैं। एनोरेक्सिया से पीड़ित कोई लड़की जब आईना देखती है तो वह खुद को मोटा या पतला देखती है। वह जो कुछ देखती है वह किसी कारण से उसके यथार्थ का विकृत रूप होता है। लंदन के ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट हॉस्पिटल के डॉक्टर ब्रायन लेस्क ने 1998 में एनोरेक्सिक किशोरों के मस्तिष्क को स्कैन किया और पाया कि लगभग सभी के मस्तिष्क में दृष्टि को नियंत्रित करने वाले हिस्से में रक्त का प्रवाह कम था। यह उन दर्जनों अध्ययनों में से एक है जो इस बात से पर्दा उठा रहे हैं कि चीजों में गड़बड़ी होने से मस्तिष्क में क्या कुछ होता है। हर जगह के वैज्ञानिकों से एक जैसे और ठोस सबूत सामने आ रहे हैं जो दिखाते हैं कि गर्भ में मौजूद जैव रसायन हमारे मस्तिष्कों की संरचना को निर्देशित करते हैं और परिणाम स्वरूप हमारी प्राथमिकताओं को निर्धारित करते हैं। लेकिन हम में से अधिकतर को यह जानने के लिए लाखों डॉलर के स्कैन करवाने की जरूरत नहीं है कि पुरुष बात नहीं सुनते और महिलाएं नक्शा नहीं पढ़ सकती। स्कैन वही बताता है जो अक्सर स्वतः प्रमाणित होता है। इस किताब को लिखकर हमने उस जानकारी को प्रस्तुत किया है जिसे शायद आप अवचेतन स्तर पर पहले से जानते हो, लेकिन चेतन तौर पर उसे समझने के लिए आपने कभी कोई कोशिश ना की हो। हैरानी की बात है कि आज 21वीं शताब्दी की शुरुआत में हम अब भी स्त्री पुरुषों के संबंधों की समझ को स्कूलों में नहीं पढ़ाते। हम भूल भुलैया में भागते चूहों का अध्ययन करने और यह देखने को प्राथमिकता देते हैं कि केलों के इनाम के बदले बंदर कैसे कलाबाजियां खा सकता है। विज्ञान एक धीमा व भारी भरकम विषय है और शिक्षा प्रणाली में अपने परिणाम देने में उसे कई साल लगते हैं। आप खुद को शिक्षित करें, उसके बाद ही आप ऐसे रिश्तों की उम्मीद कर सकते हैं जो पुरुष व महिलाओं के लिए सुखद और संतोषप्रद हो।
तो दोस्तों, यहाँ खत्म हुई हमारी पुस्तक पुरुष क्यों नहीं सुनते और महिलाएं क्यों नहीं समझती। यह पुस्तक आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपने दोस्तों, मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।